हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। वो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। वैसे तो हम लोग इसे हिंदी में भी फ्लक्स कहते हैं, इंग्लिश में भी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ही कहा जाता है, और ज़्यादातर इसका उपयोग हम लोग, हिंदी में बोल रहा हूँ, इसका यूज़ जो है कैसे करते हैं ये आज सब कुछ सीखेंगे। और फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है ये भी सीखेंगे। इसका यूज़ हमारी डेली लाइफ में कहाँ है ये भी जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है पढ़ना। ठीक है ना? तो मैं फिर से कह रहा हूँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स। एक और लाइन भी है, वो बोल देता हूँ, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। जैसा कि अब आपको समझना होगा कि आप इतने ज़्यादा लेक्चर्स पढ़ के आ चुके हैं इस लेवल पर, तो आपको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट आपका यही है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कैसे जनरेट होता है, ये है क्या एक्चुअल में। तो फ्लक्स एक क्वांटिटी है, एक अमाउंट है। फ्लक्स एक अमाउंट है, और कोई भी अमाउंट होगा तो वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपका फ्लक्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बनती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है चार्ज की वजह से। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल के पास में ज़ीरो चार्ज है तो उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है हमारे पास में, और वो पॉइंट चार्ज क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है। उस फील्ड की वजह से उस पार्टिकल के पास में, जिसके पास में चार्ज है, वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएगा, और उस फील्ड की वजह से हम अगर वहाँ पर कोई सरफेस आकर के रख देंगे तो उस पर वो जाकर के लिंक हो जाएगा। और जैसे ही लिंक होगा वैसे ही उसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ जनरेट हो जाएंगी, जिसे हम कहते हैं फ्लक्स। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स के लिए मैं अभी लेक्चर के सबसे एंड में आपको एक क्लिप दिखाऊंगा नहीं, मैं खुद बताऊंगा आपको। तो वो चीज़ आपको समझनी होगी कि फ्लक्स के लिए कैसे कौन रिस्पॉन्सिबल चीज़ें होती हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और यही चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे फ्लक्स बनता है। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर फ्लक्स एक्चुअल में कैसे होता होगा, क्योंकि वो एज्यूम नहीं कर पाते हैं, इमेजिन नहीं कर पाते कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहीं पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आकर के किसी भी सरफेस पे आके लिंक करती है। इतना क्लियर है? तो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एक अमाउंट होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस से आकर के लिंक होती है, संबंधित होती है। लिंक होने पर जो लिंक और एरिया के बीच में जो अमाउंट क्रिएट होता है, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? उस अमाउंट को कहते हैं फ्लक्स। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सोचिए, आप कैरम खेल रहे हैं। कैरम में एक होल होता है, उस होल में आप लगातार गोटियां मारते जा रहे हैं, और उनके अंदर नेट गोलियां 100 हो गई। 100 तो बहुत ज़्यादा, 10 हो गई मान लीजिए। 10 आपने 10 वाइट वाली गोटियों को अंदर कर लिया, और रानी भी अंदर कर ली इसके अंदर। ठीक है, तो आपके पास नेट अमाउंट कितना आया? 10 आया। जो हमारा ये होल था, उसका कैरम का जो होल होता है वो बहुत छोटा होता है ना। अगर इस एरिया को हम बड़ा कर दें तो 10 की जगह पे 15 आ सकती थी गोटियाँ। ठीक है ना, कीज आ सकते थे। अच्छा ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। तो यहाँ पर जो 15 आया है, ये 15 क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ठीक है, अगर आपको ये एग्जांपल समझ में नहीं आया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि आपके पास में एक बाल्टी है, उस बाल्टी को आपको भरना है। ठीक है, और आपके पास ऑप्शंस है, एक छोटा पाइप है, एक बड़ा पाइप है। किस पाइप से जल्दी बाल्टी भर लेंगे? किस पाइप से आप बकेट को जल्दी भर लेंगे? कहेंगे सर बड़े वाले पाइप से। क्यों? छोटे वाले पाइप से नहीं भरेगा, बट छोटे वाले पाइप का एरिया छोटा है। इसकी वजह से जो उसमें लिक्विड जाएगा, जो वाटर जाएगा, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? कम होगी।
उसकी क्वांटिटी कम होगी, और क्वांटिटी कम होगी तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ लिक्विड होगा, ठीक है, जो लिक्विड का अमाउंट होगा वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, वो भी कम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड का अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो हमें एरिया बड़ा करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब एग्जाम्पल देखिए, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल, मैं एक पेज को दिखाऊंगा और आपको बताना है कि ये फ्लक्स कैसे काम कर रहा है। सपोज करिए ये आपके पास में एक सरफेस है, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस पेज का जो है आज अंतिम दिन है, विदाई दे दीजिए इसको, इस पेज का अंतिम दिन और इसकी विदाई कैसे होगी। और ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है। मैं थोड़ा सा बहुत समझा देता हूँ कि सपोज़ करिए कि आपका एक सरफेस है और इस सरफेस पर बहुत सारी लाइट आकर के या बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आकर के लिंक हो रही है लगातार, ठीक है। तो इस सरफेस पर मैक्सिमम कब लिंकेज होगा, मिनिमम कब लिंकेज होगा, ये बताना है हमें ये बताना है। तो इस सरफेस के ऊपर मैक्सिमम लिंक कब होगा, पहली कंडीशन, मिनिमम लिंक इस कंडीशन में होगा, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन लिंक होगा ही नहीं, सरफेस हटा दो, लिंक होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो कैसे सपोज करें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो आप सपोज करिए ये मेरे पास एक स्प्रे है, कोलिन है, अगर मैं इसको ऐसे स्प्रे करता हूँ तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए निकलते हैं। सपोज करिए कि आपके पास में ऐसे करके यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउट होती है, होती कि नहीं होती, और कोलिन की वजह से भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आउट होती थी सर। आज तो मैं सबके बाल काट दूंगा, है ना। ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आउट हो रही है, हमने इसके बीच में एक सरफेस रखी, सरफेस रखने पर सरफेस दो तरीके से रख सकते हैं, सरफेस जो है हम दो तरीके से रख सकते हैं। पहला तरीका ये रहेगा, दूसरा तरीका ये रहेगा, तीसरा तरीका ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे कैसे भी रख सकते हैं। तो हमें पता करना है कि मैक्सिमम लिंकेज कब होगा। तो मैक्सिमम लिंकेज के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड गन से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड गन मैं मान रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, अगर मैं इस पर ऐसे ऐसे लिंक करूँगा तो इस तरफ मेरा हाथ देखो गीला नहीं हो रहा है, बट ये पूरी सरफेस गीली हो चुकी है, ये गीली हो चुकी है। बट अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो ये सरफेस गीली नहीं होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सरफेस गीली नहीं होगी, मेरा हाथ गीला हो जाएगा। कहने का मतलब क्या था यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हाथों की सेविंग कराना चाहते हैं तो ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं ना। क्या सोचिए, आप अपने बालों को कटिंग कराने गए हैं और जो आपका नाई है वो गया आपके ऊपर स्प्रे ऐसे ना करके ऐसे कर रहा ऊपर की तरफ, तो क्या आप भीगेंगे? नहीं भीगेंगे ना। तो ये कंडीशन है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की। अभी ये एग्जांपल मैं लास्ट में समझाऊंगा, जब मैं इसको क्लियर कर लूँगा तब आपको ज़्यादा बेटर तरीके समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इतना हो गया। अभी सपोज करिए, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो हमें पता है किसी भी चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है, ये हमें पता है, ठीक है, ये हमको पता है, ठीक है ना। ये एक पॉइंट चार्ज है। अब हमें ये बताना है कि सर एरिया कैसी क्वांटिटी है। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी इस हिसाब से है क्योंकि एरिया का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। मान लीजिए ये वाला बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, छोटा सा, और आपको इधर से आने वाली रेस को रोकना है। बरसात को आप छाता लेके जाते, छाते का इस्तेमाल कैसे करते हैं? छाते का इस्तेमाल ऐसे करते हैं ना, ऊपर की तरफ। छाते का इस्तेमाल कैसे करते हैं बताइए? छाता आपका ये हो गया, सुंदर से छाता हुआ आपका ये वाला, ठीक है ना, ये छाता है और यहाँ से आपने स्टिक बांध लिख ली ऐसे करके। इस छाते का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ऐसे तो करते हैं ना, ऐसे करके। कि छाते का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, जिस डायरेक्शन में आपको धूप नहीं चाहिए उस डायरेक्शन में छाते को कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इधर से लाइट आ रही है, तो हमने क्या किया, छाते को ऐसे कर दिया, धूप नहीं आएगी। सपोज करिए फिर से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। आप और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, आप मुझे ना देखें तो मैंने ऐसे कर लिया। क्या आप मुझे दिख रहे हैं? नहीं। तो मैंने इस सरफेस का यूज़ किया कि नहीं किया? क्या मैं इसको ऐसे करके इस्तेमाल कर सकता था? तब भी आप मुझे दिख रहे हैं, देखिए दिख रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सरफेस जो एरिया होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके पास डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन होती किधर है? तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक एरिया वेक्टर होता है, वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है। सभी चीज़ का एरिया वेक्टर ऑलवेज याद रखिए, इसका
इसका एरिया वेक्टर किधर है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर ऐसे है, इस नीचे वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इस पर ऐसे है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इसके बाहर की तरफ है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ परपेंडिकुलर है, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे इस बाहर की तरफ है। ठीक है, अब आते हैं इस सरफेस का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, इसका एरिया वेक्टर किधर है। तो जो लड़कियां बहुत ही मेकअप करती हैं उसके पास में गोल गोल वाला कंघा होता है ना, कॉम्ब होता है ना, उसमें ऐसे 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 करके बहुत सारी वो निकले रहते हैं, पाइप निकले रहते हैं, ऐसे ऐसे करके निकले रहते हैं, ऐसे ऐसे करके देखा होगा आप लोगों ने, पता है मुझे। वो गोल वाले कंघे होते हैं ना, गोल वाले कंघे कॉम्ब होते हैं गोल वाले, उसमें होता है ऐसा, उसमें डंडियाँ निकलती रहती हैं, डंडियाँ निकली रहती है ना, तो वो वाले क्या होते हैं, जो सिलेंडर होता है उस पर ये परपेंडिकुलर ऐसे होते हैं सभी डायरेक्शन में। जो कर्व सरफेस होगी उन कर्व सरफेस पर जो इसका एरिया वेक्टर होगा ऐसे होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, और यहाँ पर ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आपको ये वाली बात को याद रखना है, ठीक है ना। और साथ में ये भी याद रखना है कि छाता लेकर जाएं तो छाते का इस्तेमाल ऐसे करें, ऐसे ना करें, नहीं तो लोग आपको पागल कहेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया। मैं आपको कुछ समझा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये एक हमारे पास सरफेस है, ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर फाइंड करना है। ये हमारे पास एक सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। बुक में अब आपको जो फिगर बने होंगे वो आप समझ जाएंगे कि ये इसका एरिया वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट है, ये बुक ऐसे रखी हुई है, इस पर एरिया वेक्टर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अगर ये बुक ऐसे न रख करके या ये सरफेस ऐसे न रख करके ऐसे होती तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होता, ठीक है। ये देखिए, ये बुक और इसके बीच का जो एंगल है वो 90 है, ये एंगल जो है 90 एंगल है, ठीक है, 90 एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी ये कर्व सरफेस होगी, मीन्स हमारा अगर सिलेंडर होगा तो सिलेंडर कैसे बनाएगा, सिलेंडर के पास में जो यहाँ पर एरिया वेक्टर होगा वो ऐसा होगा, इस सरफेस के लिए ऊपर की ओर होगा, और नीचे वाली सरफेस के लिए जो होगा एरिया वेक्टर नीचे की तरफ परपेंडिकुलर होगा, इधर इधर होगा। जितनी भी सरफेसेस होंगी, अगर ये ऐसा हुआ, सपोज करिए ये वाला ऐसा है, तो इस वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ऐसे है, इस वाली जहाँ पर ये रखा हुआ इधर, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर है, इस वाली सरफेस के लिए आगे है, पीछे के लिए पीछे की ओर है, सभी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एरिया होता क्या है, जैसे मान लीजिए लेंथ है L और ये B है, तो आपको पता है A वेक्टर इज इक्वल टू L क्रॉस B साइन थीटा होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना, ये आपको पता है। ये कैसा प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है। तो ये इसको हम लोग साथ करते हैं, आगे चलते हैं। फिर ये हमारा इतना हो गया सर, ठीक है। इतना होने के बाद में आगे चलना है हम लोगों को। हमें ये समझ में आ गया है कि हमारे पास जो एरिया वेक्टर होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है ना। अब हमें बताना है कि सर फ्लक्स कैसे काम करता है। तो फ्लक्स के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने समझा दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको समझा दियो है। तो सपोज करिए कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे चल रही है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसे जा रही है। इसके बीच में हमने एक अपनी सरफेस रख दी, कोई भी एक सरफेस, ठीक है, यहाँ पर ऐसे रखो, ऐसे हमने एक सरफेस ड्रॉ कर दिया ऐसे करके ये। तो बताइए यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स क्या होता है, जितनी सरफेस पर जो हमारे पास सरफेस दी हुई है, ये सरफेस है, इस सरफेस का सबसे पहले हम एरिया वेक्टर फाइंड करेंगे। फाइंड करने का मतलब ये है कि इस सरफेस पर लिंक होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने लाइन हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। अगर सोचिए इस वाली सरफेस को हम ऐसे था, इसको इतना घुमा दे तो कितने लिंक होंगे इसमें, एक ये वाली लिंक होगी, कि ये वाली लिंक होगी। अगर इसको हम यहाँ पर लिए, इसको अगर हम इतना एंगल पे मोड़ दें, अगर ये ऐसे ना हो करके इसको ऐसे इमेजिन करिए कि सोचिए इसके बारे में, ये ऐसे था, अब हमने इसको इतना मोड़ दिया ऐसे करके, तो कितने लिंक हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें 2 लिंक हो रहे हैं। पहले कितने हो रहे थे, 3। अगर हम इसको और थोड़ा सा मोड़ दें ऐसे करके, इस एंगल पे मोड़ दें, तो इस पर से सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक हो रही है, और पहले कितने 3 हो रही थी, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई। एंगल को बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड
जो लिंक हो रही थी किस पे, इस सरफेस पर, वो कम होती जा रही हैं। फिर हमने इसको बढ़ा दिया, फाइनली हमने इस एंगल को इतना कर दिया। शुरुआत में ये एंगल मान लीजिए 45 था, ठीक है। फिर हमने इस एंगल को 60 कर दिया, 60 यहाँ से यहाँ तक 60 कर दिया, और फाइनली फिर हमने इसको 90 कर दिया। 90 पर जो हमारे पास E इंटू ए की वैल्यू आ रही थी 0 आ रही थी। इस वाले पर 60 वाले पर E डॉट ए की वैल्यू मान लीजिए कितनी आ रही थी, 60 वाले पे 2 आ रही थी ना, 60 वाले पे 1, हाँ 60 वाले पे 1 आ रही थी, और E डॉट ए 45 वाले पे 2 आ रही थी, और E डॉट ए कितना आ रहा है 1 2 3 आ रहा था। कब, जब हमने इसका एंगल 0 रखा था, मीन्स यहाँ से एंगल 0 रखा था। तो ये हमारे पास फ्लक्स का है, ये हमारे पास अमाउंट जो आ रहा है, इसका मल्टीपल जो आ रहा है उसे हम इसका अमाउंट कहते हैं। ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट ही फ्लक्स है। ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। यहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए क्या है, एरिया वेक्टर है। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कहलाता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या पॉइंट चार्ज की वजह से या चार्ज की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एक अमाउंट होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पर लिंक होती है उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, बनता है, उसे हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फिर से समझ लीजिए एक बार कि जब हम किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वह अमाउंट होता है, ठीक है, वो अमाउंट होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से जाकर के लिंक होकर के बनाती है, ठीक है ना। ये इसका प्योर डेफिनेशन हो गया। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्लक्स जो है फाई ई से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस वाले फॉर्म को हम इस वाले फॉर्म से कन्वर्ट करना चाहें तो इसे हम कह सकते हैं, हम जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। हियर ये हो जाएगा कितना, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री हो। फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। तो ई इंटू ए हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। फ्लक्स मिनिमम कब होगा, फ्लक्स मिनिमम तब होगा जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 0 एट थीटा इज इक्वल टू 90। माइनस में मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ए एट थीटा इज इक्वल टू 180 थीटा एट 180। इतना क्लियर है। अब समझिए यहाँ पर जो हमारे पास ए दिया हुआ है वो ए कैसे चेंज हो रहा है, जो एरिया है वो किस फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो जो एरिया वेक्टर है आपका, वो एरिया किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है ए कॉस थीटा के फॉर्म में, ए कॉस थीटा के फॉर्म में। अगर इसको हम ऐसे डिनोट करें कि यहाँ पर इस सरफेस को ऐसे देखिए, यहाँ पर ये सरफेस शुरुआत में ऐसी थी, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में था और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। जैसे ही हमने इसको इतना मोड़ दिया, तो इस डायरेक्शन से ये हमने इसको इतना मोड़ दिया, ठीक है ना, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आ गया, आया कि नहीं आया। ये कितना एंगल है, थीटा एंगल पे हो गया, तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका कितना हो गया, थीटा हो गया। अब इस ए का, ये देखिए यहाँ पर ए पहले इस डायरेक्शन में था, बट जब हमने इसको ऐसा मोड़ दिया, पहले ये इस डायरेक्शन में था ए, ठीक है ना, ऐसे था। फिर हमने क्या किया, इसको इतना मोड़ दिया, मतलब ये हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है ना, ये हमने सरफेस कर दी इसके ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया, ये कितना झुका, थीटा। अब इसका ये किस कंपोनेंट में है, ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, ए साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड में है, तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच कंपोनेंट क्रिएट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा ही आपको फ्लक्स बना के देगा, ये याद रखिए। ए साइन थीटा फ्लक्स इसलिए नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि ये जो ए कॉस थीटा है, ए साइन थीटा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने वाला
जो कंपोनेंट होगा एरिया वेक्टर का वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनाएगा। आपको दिख भी रहा है और मैं आपको एग्जांपल भी समझा सकता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे जा रही है और हम अपनी सरफेस को यहाँ पर ऐसे रखेंगे तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, और अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, और थीटा कितना बनना है 90। अगर थीटा 90 बनेगा तो ये कितना हो जाएगा फ्लक्स 0। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें फ्लक्स बनने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से लिंक होनी चाहिए, यहाँ पर लिंकेज हो ही नहीं रहा, यहाँ पर लिंकेज हो ही नहीं रहा। तो फ्लक्स यहाँ पर कैसी क्वांटिटी होती है, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, फ्लक्स होती है स्केलर क्वांटिटी। कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। साथ में अभी ये मैंने फ्लक्स का बेसिक पार्ट बताया है, ठीक है। ये क्या सरफेसेस है, नॉर्मल सरफेस है, तो ये हमारा फ्लक्स हो गया, स्केलर क्वांटिटी होती है। डायमेंशन यूनिट कितनी होती है इसकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, और इसकी एरिया कितनी होती है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन में सर आ जाइए, डायमेंशन भी बनानी रहेगी हम लोगों को, तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी, तो न्यूटन की होती है MLT-2, ये हो जाएगा L2, कूलम की होती है 80, तो ये अब रख देंगे यहाँ पर, ये हमने सब रख दिया इसको ऐसे करके। कितना आ गया हमारे पास, m आ गया, पहले तो m ये वाला हो गया, l यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3, तो हो जाएगा L3, यहाँ पे t-2 है, ऊपर आएगा -3 हो जाएगा, t-3 ये हो जाएगा a-1, ठीक है ना। ये हमारा हो गया डायमेंशन, ये हमारा हो गया डायमेंशन यूनिट स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि जब हम ये पढ़ लेंगे तो इसके आगे जो चीज़ें आएंगी, गॉस लॉ जो आएगा वो एक्सप्लेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम इसको साफ करते हैं फिर आगे चलते हैं ना, क्योंकि मैं फ्लक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और इसको समझना भी है। मैंने सॉलिड एंगल अभी आपको नहीं बताया है, मैं सॉलिड एंगल अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा, क्योंकि सॉलिड एंगल से ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो फ्लक्स आप समझ चुके हैं कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स किसकी वजह से बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो क्या फ्लक्स बन सकता है, नहीं बन सकता। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज ना हो तो क्या फ्लक्स बन सकता है, नहीं बन सकता। अगर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो क्या फ्लक्स बनेगा, नहीं बनेगा। फ्लक्स बनेगा बट फ्लक्स की क्वांटिटी क्या रहेगी, निगेटिव, मतलब सॉरी 0 रहेगी, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन समझिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में है तो क्या फ्लक्स बनेगा, कितना मैक्सिमम। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है तो कितना बनेगा, फ्लक्स माइनस का बनेगा, ठीक है। अब एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक तरीके से लिखिए। तो सबसे पहले है कि किसी भी सरफेस के पास में क्या होता है, एरिया होता है। मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस के पास में इसका एरिया है, इस एरिया के पास में इसका एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है, तो क्या लिखेंगे, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, सेल्फ सरफेस, ठीक है। यहाँ पर एरिया वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर का सरफेस चाहे कैसी भी हो, सभी का एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर ही रहता है। ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, और इसी का इस्तेमाल इस पूरे चैप्टर में होगा, जिसमें हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे उसमें भी होगा, जिसमें नहीं करेंगे उसमें भी होगा, न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें भी होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये आपको याद रखना है। अब समझिए कंडीशन नंबर 1, लिखते रहिए करके, व्हेन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर सेम डायरेक्शन, मतलब समझे, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों दोनों दिए हुए एक डायरेक्शन में है, तो ये हमारा एरिया वेक्टर है और इसी के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। तो इस कंडीशन में फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा मैक्सिमम, ठीक है। कंडीशन में आई, कंडीशन में 2 पे आइए, व्हेन
व्हेन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर सेम डायरेक्शन। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। सरफेस ऐसे है, ये सरफेस हो गई आपकी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा कि नहीं होगा। तो इस कंडीशन को जब फ्लक्स यहाँ पर मैक्सिमम लिखेंगे तो यहाँ पे नोट में लिखेंगे सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ईच, ठीक है, ईच अदर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है कि नहीं है, और जो हमारा एरिया है वो इस डायरेक्शन में है कि नहीं है, और जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर है और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर देखो एरिया वेक्टर कैसा है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये एरिया किधर है, ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर सेम डायरेक्शन एंड देन यहाँ लिखिए देन एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन फाई इज इक्वल टू मिनिमम। ठीक है ना, कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। इतने कॉन्सेप्ट छोटे छोटे से हैं, आप ये लिख लीजिए, आपको याद रहेगा कि अगर इसकी जगह पर सरफेस जगह पे कॉइल हो जाए, सोचिए यहाँ पर कॉइल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में दी हुई है। मानिए ये कॉइल है हमारे पास में, ये ऐसे रखी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे रखी हुई है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो इसका फ्लक्स कितना होगा, 0। अगर ये देखिए ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच का एंगल आपको दिख रहा होगा कितना है कि नहीं, ऐसे दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। और एरिया वेक्टर किधर है, इस वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इस वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो इस वाली सरफेस के लिए फ्लक्स पॉजिटिव होगा, इस वाली सरफेस के लिए फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये भी हम लोग समझेंगे, ये आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इतना हो गया। अब आप समझिए कि आपके पास अगर कोई सरफेस दी हुई है और कोई चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, कि अगर यहाँ पर एक सरफेस दी हुई, मान लीजिए एक सरफेस दी हुई है, सरफेस है हमारे पास, और यहाँ पर ये इसमें लाइन ऐसे इंटर हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या जानेंगे, कौन सा फ्लक्स है। और यहाँ पर यही सरफेस दी हुई है, यहाँ से ये फ्लक्स ऐसे निकल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कौन सा फ्लक्स है, यहाँ पर कौन सा फ्लक्स है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस entering any body then flux is negative। कॉन्सेप्ट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर के अंदर चली जाती हैं, तो वो सरफेस कैसी होगी, निगेटिव होगी। आपको पता भी है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप मान लीजिए कि आपके पास ये प्लस चार्ज दिया हुआ था, यहाँ पे माइनस चार्ज दिया हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, इसमें चली जाएंगी, तो ये वाला कैसा है, निगेटिव है। तो यहाँ पर जो ये से जाएगा तो ये निगेटिव फ्लक्स बनेगा, ठीक है, और यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन इसी का अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग एनी बॉडी देन बॉडी प्रोड्यूस या ये कह सकते हैं रिसीव नेगेटिव फ्लक्स। और अगर यहीं पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट गोइंग एनी बॉडी देन फ्लक्स इज पॉजिटिव। अगर किसी बॉडी से, यहाँ पर हम लिखते हैं फ्लक्स नेगेटिव और यहाँ लिख दीजिए फ्लक्स पॉजिटिव, ठीक है, काम ही खत्म, कोई मतलब ही नहीं समझो। तो यहाँ से फ्लक्स बाहर जा रहा है, इसको ऐसे भी लिख लीजिए, ये एक बॉडी है, यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं ऐसे करके, तो हम कह सकते हैं कि इसका फ्लक्स कैसा है, नेगेटिव है। और अगर यहाँ से कोई बॉडी ऐसे निकल रही है, ऐसे लाइंस निकल रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर कैसा चार्ज हो सकता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। इतनी कंडीशंस आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चले, ओके। इतना होने के बाद में अब आपको समझना है, पता है क्या, अब आपको समझना है सॉलिड एंगल।
तो सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करेंगे? कोई आइडिया है सॉलिड एंगल के बारे में? सॉलिड एंगल को फाइंड करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, कितना एंगल बनाता है? 4 पाई बनाता है। ठीक है, 4 पाई एंगल बनाता है। और कंडीशंस कुछ हैं? बिल्कुल है। पॉइंट चार्ज की वजह से या किसी पॉइंट की वजह से किसी भी सरफेस पर, सभी तरह से किसी भी सरफेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर बनने वाला जो टोटल एंगल होता है उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल, किसी एक पॉइंट की वजह से। ठीक है, एक सरफेस हमारे पास दी हुई है, उस सरफेस की वजह से जो भी एंगल क्रिएट होगा उस एंगल का नाम हम क्या देंगे? सॉलिड एंगल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, छोटी सी बातें बताऊंगा बस, और कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में। तो फ्लक्स आप समझ गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। ठीक है, यूनिट क्या होता है? न्यूटन और मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। स्केलर क्वांटिटी है, फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई इंटू ए। ठीक है, ई इंटू ए। अगर आप क्लोज सरफेस के लिए फाइंड कर रहे हैं, क्लोज सरफेस ऐसी सरफेस होती है जैसे कि आपका तरबूज, ठीक है ना, जो हिंदी में हिंदुआना कहते हैं है ना। तो ये आपका हो गया क्लोज सरफेस। अब आते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। सपोज करिए कि हमारे पास एक यहाँ पर पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे एक सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस की वजह से सारे पॉइंट्स पर, ये यहाँ से एक पॉइंट आएगा ऐसे करके, ये और ये वाला, और ये यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ऐसे करके, समझ में आ रहा है? तो इन सभी पॉइंट्स को जब हम यहाँ पर मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा जो छोटा सा गोल गोल सा एंगल बनेगा इसके बीच में, ऐसे बनेगा फोकस टाइप में, वो जो एंगल बनेगा उसी एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ये क्या है हमारा? सॉलिड एंगल। इसे हम कहते हैं 4 पाई। 4 पाई मीन्स 720 डिग्री रेड। हाँ, इसका यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, स्टेरेडियन इसका यूनिट होता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, क्या इसका बताते हैं इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा कि नहीं होगा? अगर इस सरफेस को, आपकी बुक में ऐसा ही फिगर बना है, आपकी बुक में ऐसा ही फिगर बना हुआ है, और बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अब इसको इन्होंने क्या किया है, इस वाले सरफेस थोड़ा सा झुका दिया है, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा झुका दिया ऐसे करके, तो ये सरफेस ऐसे झुक गई कि नहीं झुक गई? ये झुक गई ऐसे करके। ठीक है, तो नई सरफेस इतनी झुक गई, तो इस ये इतना हो गया। तो यहाँ से सरफेस झुकी हुई है, सपोज करिए इस सरफेस पे जो सरफेस पहले बनी हुई थी वो ऐसी थी, और हमने इसको इतना झुका दिया। पहले सरफेस ऐसी थी, बाद में हमने इसको ऐसा कर दिया, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। पहले ऐसा था, बाद में हमने इसको थीटा घुमा दिया, ऐसे कर थीटा घुमा दिया, तो ये एंगल थीटा हो गया। इस डायरेक्शन में ए कॉस थीटा बनेगा? नहीं बनेगा। इस डायरेक्शन में ए साइन थीटा बनेगा। ठीक है, तो ए कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो ये ऐसे ही चीज़ें याद रखनी है आपको। तो ये हमारा सॉलिड एंगल हो गया। अब हम लोग बात कर रहे थे कि सर हम लोग को फ्लक्स पढ़ना है, फ्लक्स समझाया नहीं आपने। तो सपोज करिए ये आपके पास एक एरिया है, ये आपके पास एक एरिया है, ठीक है ना। इस एरिया पर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स भेजी। जैसे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स भेजते हैं वैसे ही क्या होगा सोचिए, वैसे ही हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स भेजते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे है, तो यहाँ पर ज़्यादा लाइन्स लिंक होंगी। ठीक है, जब ज़्यादा लाइन्स लिंक होंगी तो ज़्यादा फ्लक्स मिलेगा। इसको ऐसे कर देंगे तो फ्लक्स कम मिलेगा, है कि नहीं। ये वही कहानी हो गई, जितकी जितनी बड़ी झोली होगी उसका उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। सपोज़ करिए कि अगर आपने लाइन्स ऐसे भेजी, ऐसे करके ये लाइन्स आप भेज रहे हैं, ठीक है, आपने इतना छोटा एरिया रखा तो आपको दो लाइन्स मिल रही है। अगर आपने एरिया को बड़ा कर दिया तो आपको ये लाइन भी मिल रही है, ये मिल रही है, ये 3 मिलने लगी। आपने एरिया को और बड़ा कर दिया तो आपको 5 लाइनें मिल रही हैं और फ्लक्स 5 बन रहा है, फ्लक्स 5 बन रहा है। यहाँ पर फ्लक्स 3 बन रहा था, यहाँ पर फ्लक्स 2 मिल रहा था, और यहाँ पर फ्लक्स आपको 1 ही मिल रहा था। ठीक है, मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वजह से, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है यहाँ पर, और इस फील्ड को हम ऐसे भेजते हैं, और देखिए मेरा हाथ गीला नहीं होगा शुरुआत में। ठीक है, यही तरीका है फ्लक्स को समझाने का। ये हमने इसको स्प्रे किया पर मेरा हाथ गीला नहीं हो रहा, देख लीजिए कोई हाथ गीला नहीं हो रहा, बस सारा लिंक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, पर अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, तो मेरा हाथ के सब कुछ गीला हो जाएगा। देखिए सब मेरा हाथ पूरा गीला हो गया है कि देखिए,
तो ये एक इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फाइंड करने का तरीका है। अब मैं भीग गया हूँ तो अब मैं जाऊँगा क्या करने के लिए, मैं नहाऊँगा बढ़िया तरीके से, है ना। तो आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,